गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट 2 वीडियोस के अंदर विद्युत चैप्टर के अंदर हमने उसकी विभवांतर, उसकी विद्युत धारा और प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने उसमें ओम्स लॉ भी पढ़ा था। तो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है कि V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। वहाँ पे V क्या होता है? आपका विभवांतर होता है, I वहाँ पे क्या होता है? आपकी विद्युत धारा होती है, R वहाँ पे क्या होता है? आपका प्रतिरोध होता है। आज का जो टॉपिक है वो प्रतिरोध के बारे में है कि कोई वायर, अगर जैसे कि हमने देखा कि विद्युत धारा को जो मापने की जो युक्ति है वो क्या है? विद्युत धारा को मापने की युक्ति क्या है कि एमीटर है। तो अब एमीटर ही बताएगा कि कोई भी परिपथ के अंदर कितनी विद्युत धारा प्रभावित हो रही है। तो उसमें प्रतिरोध उसको कैसे रोकता है और कब रोकता है? आपकी तार की मतलब लंबाई से उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, उसकी मोटाई से कोई प्रभाव पड़ता है? हाँ, बिल्कुल उसी चीज से प्रभाव पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि वे कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, वे कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि ओम्स लॉ के बारे में एक मतलब हर एक बच्चा पढ़ सकता है और वो सिर्फ हमें विभवांतर और विद्युत धारा और प्रतिरोध बताता है। और यहाँ पे हम क्या देखें कि प्रतिरोध किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, किन किन चीजों से प्रभावित होता है और वो कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर आप देखो कि आपके ही बुक के इसी विद्युत वाले चैप्टर की एक्टिविटी 12.3 है, जिसमें बहुत ही अच्छे से समझाया गया है कि एक विद्युत परिपथ के अंदर पहले एक छोटा सा वायर लिया जाता है चालक के रूप में के अंदर। उसकी मान लो लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। पहले उसको परिपथ के अंदर लगाकर और विद्युत धारा को मापा जाता है कि एमीटर के द्वारा कि कितनी उसमें विद्युत धारा प्रभावित हो रही है। दूसरी बार क्या किया जाता है? दूसरी बार उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है। 1 मीटर की बजाय कितने मीटर की वो तार ले लेते हैं? 2 मीटर की ले लेते हैं। फिर उसको विद्युत धारा को मापते हैं। तो क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि पहले 1 मीटर वाले में विद्युत धारा क्या और कितनी प्रभावित होगी, और दूसरा जो उसकी 2 गुनी ली गई, 2 मीटर वाली तार ली गई, तो क्या दोनों में बराबर मात्रा में विद्युत धारा प्रभावित होगी? बिल्कुल नहीं होगी और कभी भी नहीं होगी। और तीसरा जो उसमें उदाहरण लिया गया था, उसने तार की मोटाई को बढ़ा दिया था। तो तीनों ही केस बिल्कुल अलग थे और तीनों ही केस से हमें पता चलता है और हमें सीखने को मिलता है कि जो प्रतिरोध है वो कैसे कैसे डिपेंड करता है। तो उस उदाहरण के अकॉर्डिंग, उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि किस किस कारणों पर डिपेंड करता है। तो जो सबसे पहला जो कारण है वो क्या है कि प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है? प्रतिरोध समानुपाती होता है किसकी? लंबाई के। किसके? लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि वो जो एरिया है, एरिया के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। एरिया के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। आपने चालक के रूप में तांबे का तार ले रखा है या और लोहे की कोई वायर ले रखी है या कोई और मतलब धातु ले रखा है चालक के रूप में, तो वो उस पर भी निर्भर करता है कि उसके अंदर प्रतिरोध कितना होगा। तो आइए हम देखते हैं कि पहले दो पॉइंट से हम क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो R है, जो प्रतिरोध है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? L/A। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? L/A की। अगर वो L/A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पहली दोनों इक्वेशन को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो R क्या समानुपाती रहेगा? L/A। अब आप सभी को पता है कि अगर ये L/A है तो समानुपाती निशान के साथ तो हम काम नहीं कर सकते, इसको हमें हटाना होगा। तो जैसे ही अगर हम इसको हटाएंगे तो हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? कोई कांस्टेंट। अब आप देखो कि ये तो हमने पहली बार देखा है कि ऐसा तो कोई हमने लेटर ही नहीं देखा। तो इस लेटर को आप क्या बोलते हैं? इसको रहो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रहो। रहो कैसे बोलोगे? प्रोनाउंस कैसे करोगे? RHO इसकी स्पेल है, RHO इसके स्पेल है। इसको क्या बोलेंगे? रहो। अब यहाँ पे आप देखो कि इस रहो का नाम क्या है, इसको हम किस नेम से जानेंगे? तो वो है परिचालकता। वो क्या है? परिचालकता। R प्रतिरोध है, L लंबाई है, A क्या है? एरिया। जैसा कि आपने पहले देखा कि जो प्रतिरोध है वो समानुपाती होता है लंबाई के, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? एरिया के। दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो L/A आया और समानुपाती निशान को जब हमने हटाया तो हमें क्या लेके आए? सिद्धांत लेके आए, जिसका हमने क्या नाम दिया? रहो। क्या नाम दिया? रहो। और जो सिद्धांत रहो है, अब उसका अगर हमें वैल्यू चाहिए तो रहो की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? रहो की A आपके भाग में है, प्रतिरोध के साथ क्या हो जाएगा? गुणा। प्रतिरोध के साथ क्या हो जाएगा? गुणा में। और L आपका गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में। अगर आपको कहीं पर भी पूछ दे कि आपके पास एरिया इतना है और प्रतिरोध इतना और लंबाई इतनी है तो उसकी परिचालकता बताओ, तो आप प्रतिरोध और एरिया को गुणा करके और उसको लंबाई से भाग कर देंगे तो उसकी क्या आ जाएगी? परिचालकता आ जाएगी। प्यारे बच्चों,
अब बात आती है कि इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आर की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। एरिया कोई चीज का फाइंड आउट करते हो मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ किस में मापी जाती है, मीटर में मापी जाती है। तो 1 मीटर से 1 मीटर क्या होगा, कैंसिल होगा। तो बात करें अगर इसकी यूनिट की, इसकी इकाई की, तो इसकी इकाई क्या होगी, ओम मीटर होगी, ओम मीटर होगी किसकी, परिचालकता की। ये तो बात होगी प्रतिरोध की। इसके 3 ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे। पहला कि ये लंबाई के समानुपाती होता है, दूसरा ये एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है, तीसरा ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तीनों ही पॉइंट से हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला बनाया परिचालकता का, और जिसको नाम दिया गया रहो, और उसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। उसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। एग्जाम में कई बार यूनिट पूछ लेता है 1 नंबर में कि परिचालकता की यूनिट बताइए। इसके बाद क्या है, देखो कि जो प्रतिरोध है, ये तो प्रतिरोध की कारक होगी कि किन किन कारक पर निर्भर करता है। अब अगर किसी विद्युत परिपथ के अंदर इन्हें लगाया जाए तो इनको कैसे लगाया जाता है, तो देखिए इनको प्रतिरोध का संयोजन, क्या बोलेंगे, प्रतिरोध का संयोजन। संयोजन का मतलब कि इनको कैसे इनसे जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने के 2 तरीके, कितने तरीके, 2। पहला कौन सा आता है, श्रेणीक्रम। पहला कौन सा है, श्रेणीक्रम। और जो दूसरा तरीका अपने पास वो क्या है, समांतर क्रम। कौन सा, समांतर क्रम। इसको हम पार्श्व क्रम भी बोल सकते हैं, इसको हम पार्श्व क्रम भी बोल सकते हैं। अगर हमें किसी विद्युत परिपथ के अंदर अगर एक के बाद एक संरचना के अंदर रेजिस्टेंस लगाए हुए दिखाई दे, प्रतिरोध लगाए हुए दिखाई दे, अगर हमें उन्हें जोड़ना है, जोड़ने को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, सम। तो अगर हमें उसका सम करना है, तो अगर हम कैसे लिखेंगे, आर और पैर में एस किस लिए लगाएंगे, सीरीज, क्योंकि श्रेणी क्रम को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट तीनों प्रतिरोध को जोड़ देना, डायरेक्ट तीनों प्रतिरोध को जैसे वैसे वैसे जोड़ने में आपके पास जो कुल रेजिस्टेंस आएगा वो किसका आ जाएगा, श्रेणी क्रम का रेजिस्टेंस आएगा। बिल्कुल इसी प्रकार अगर समांतर क्रम में आप देखो, समांतर क्रम में क्या होता है कि जैसा कि आपने मैथ में पढ़ा होगा, समांतर रेखाएं ऐसी होती है, एक के बराबर एक। समांतर रेखाओं का मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ यही होता है कि जो बीच की जो ऊंचाई है हर जगह क्या रहती है, समान रहती है। बीच की ऊंचाई क्या रहती है, हर जगह समान रहती है। वैसे अगर कोई विद्युत परिपथ के अंदर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अगर हमें प्रतिरोध दिखाई दे, तो हम उनका कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो आइए वो फॉर्मूला देखते हैं। तो उनका प्रतिरोध हम कैसे निकालेंगे, 1/Rp। Rp स्टैंड किस पे करता है, P का मतलब पैरेलल, पैरेलल का मतलब समांतर। हम किसका प्रतिरोध निकाल रहे हैं, समांतर क्रम में निकाल रहे हैं। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, वही सेम है कि जैसे कि ये देखो बिल्कुल समांतर है। मान लो पहला प्रतिरोध R1 है, दूसरा R2 है, और तीसरा कौन सा है, R3 है। अगर इनका कुल प्रतिरोध निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, 1/Rp बराबर क्या आएगा, 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस 1/R3। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि प्रतिरोध का संयोजन 2 प्रकार का होता है, और दोनों प्रकार के सूत्र क्या होते हैं। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, ये होता है, और जो पार्श्व क्रम का है वो सूत्र क्या होता है, ये होता है। तो ये दोनों सूत्र आपने देखे, प्रतिरोध के आपने कारक देखे।